क्या होगा अगर मैं कहूँ कि किसी भी क्षेत्र में एकदम विश्व स्तर का बनने के लिए अपना जुनून खोजना या बस डटे रहना शायद सबसे खराब सलाह हो सकती है। बिल्कुल। मतलब हम लोग अक्सर उस फिल्मी विचार से बहुत प्यार करते हैं ना, जहाँ एक अकेला इंसान बस अपनी कभी हार न मानने वाली जिद और अपने जन्मजात टैलेंट के बल पर पूरी दुनिया जीत लेता है। हाँ, ये विचार बहुत ही आकर्षक है। हम इंसानों को ऐसी जादुई कहानियां बहुत पसंद आती हैं। लेकिन जब हम असल डेटा और कठोर वैज्ञानिक शोध की दुनिया में जाते हैं, तो महारत और सफलता की ये कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। सही कहा, क्योंकि देखिए सफलता का कोई सीधा साधा मेडिकल टेस्ट तो होता नहीं है। यहाँ सब कुछ बहुत धुंधला है और हम अक्सर गलत चीजों को सफलता का कारण मान बैठते हैं। और आज की इस गहन चर्चा का मकसद ठीक इसी धुंधलेपन को दूर करना है। मैं सच कहूं तो हमारे पास आज जो स्रोत मौजूद हैं, वो किसी खजाने से कम नहीं है। हम एंजेला डकवर्थ के ग्रिड पर किए गए मशहूर शोध को खंगालेंगे। जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, और साथ ही मनोवैज्ञानिक के एंडर्स एरिक्सन के डेलिब्रेट प्रैक्टिस पर, जो 1992 का ऐतिहासिक शोध पत्र था, उसकी गहराइयों में भी जाएंगे। इसके अलावा ब्रेंडन बर्चर्ड की हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स, सैकड़ों मानसिक प्रतिरूपों यानी मेंटल मॉडल्स के संग्रह और परेतो सिद्धांत के जरिए इस पूरी पहेली को सुलझाएंगे। मतलब आज हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य बस ये समझना है कि बिना थके या सूचनाओं के बोझ तले दबे बिना विशेषज्ञता का असली तंत्र कैसे काम करता है। और जब हम इन सभी अलग अलग वैज्ञानिक ढांचों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो स्पष्ट होता है कि असाधारण सफलता कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं है। ये कुछ बहुत ही विशिष्ट रणनीतियों का परिणाम है, जिन्हें हम बाकायदा माप सकते हैं। तो शुरुआत इस बहुत ही लोकप्रिय विचार से करते हैं कि सफलता के लिए बस ग्रिट चाहिए। मतलब पिछले कुछ समय में ये शब्द तो हर जगह छा गया है। हाँ, कॉर्पोरेट दुनिया से लेकर स्कूलों तक। एकदम सही। एंजेला डकवर्थ के काम ने इस विचार को बहुत हवा दी है कि जो लोग कभी हार नहीं मानते, सफलता बस उन्हीं के कदम चूमती है। तो थोड़ा विस्तार से बताइए कि डकवर्थ का ये शोध असल में था क्या? देखिए, डकवर्थ ने अपने शोध में ग्रिट को दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए दृढ़ता और जुनून के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने अपने अध्ययन के लिए सबसे पहले वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी को चुना, जहां ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। बहुत ज्यादा सख्त। वेस्ट पॉइंट की शुरुआती ट्रेनिंग को बीस्ट बैरक्स कहा जाता है। ये इतनी क्रूर और शारीरिक रूप से थका देने वाली होती है कि हर साल बहुत से कैडेट्स उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। तो सेना बस ये जानना चाहती थी कि कौन टिकेगा और कौन टूटेगा। और नतीजे क्या रहे? मतलब क्या सबसे होशियार या जो शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर लोग थे वो टिके? दिलचस्प बात यही थी, जो कैडेट शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा फिट थे या जिनका आईक्यू सबसे ज्यादा था, अच्छा, उनका टिकना बिल्कुल तय नहीं था। इसके बजाय जिन कैडेट्स का ग्रिट स्कोर ज्यादा था, उनके उस ट्रेनिंग को पूरा करने की संभावना कहीं अधिक थी। डकवर्थ ने ठीक यही पैटर्न नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में भी देखा। जहां बच्चों को बहुत मुश्किल स्पेलिंग याद करनी होती है। बिल्कुल, वहां बच्चों को महीनों तक जटिल शब्दों की स्पेलिंग याद करने का उबाऊ काम करना पड़ता है। वहां भी बौद्धिक प्रतिभा से ज्यादा ग्रिट ने सफलता की भविष्यवाणी की। यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। मतलब ये बात सुनने में तो एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीच जैसी लगती है। हाँ, लगती तो है। लेकिन जब हम अपने स्रोत में मनोवैज्ञानिक के एंडर्स एरिक्सन के काम की तरफ मुड़ते हैं, तो इस ग्रिट वाली बात में एक बहुत बड़ी खामी नजर आती है। एकदम। ये तो कुछ ऐसा कहने जैसा हुआ ना कि कोई गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है क्योंकि उस गाड़ी के अंदर तेज चलने का एक गहरा जुनून है, बजाय इसके कि हम उसका बॉनेट खोलें और उसके इंजन के पिस्टन और हॉर्स पावर की असल में जांच करें। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। एरिक्सन की आलोचना भी ठीक इसी बिंदु पर है। वे बताते हैं कि ग्रिट असल में एक सर्कुलर थिंकिंग यानी गोल गोल घूमने वाला तर्क है। वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, हम किसी व्यक्ति को सालों तक कठिन अभ्यास करते और सफल होते देखते हैं। फिर हम कहते हैं कि अरे भाई, इसमें गजब का ग्रिट है। फिर कोई पूछता है कि वो इतने साल तक अभ्यास क्यों कर पाया, तो हम जवाब देते हैं क्योंकि उसमें ग्रिट है। मतलब ये कोई वैज्ञानिक तंत्र नहीं समझा रहा है, बस शब्दों का हेरफेर है। मतलब हम सिर्फ एक अंतिम नतीजे को एक नया नाम दे रहे हैं, लेकिन जो असली प्रक्रिया है उसे नहीं समझा रहे हैं। सटीक बात। और शोधकर्ता मार्कस क्रेड का काम इस बात को और गहराई से साबित करता है। उन्होंने क्या पाया? दृढ़ता और जुनून। लेकिन डेटा ने स्पष्ट किया कि सफलता का संबंध केवल व्यक्ति की दृढ़ता से था,
लगातार जुनून बनाए रखने वाला हिस्सा असल में सफलता की भविष्यवाणी नहीं कर रहा था। ये बहुत ही अहम बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ लगे रहने और अंधा जुनून होने से काम नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। अगर कोई गलत दिशा में पूरी दृढ़ता के साथ दौड़ रहा है तो वो सिर्फ जल्दी थकेगा, अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर ग्रिट वो जादुई इंजन नहीं है तो फिर आम लोगों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों के बीच का असली अंतर क्या है? देखिए, ये अंतर उस तरीके में है जिस तरह वे अभ्यास करते हैं। एरिक्सन ने अपने 1992 के शोध पत्र में इसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस का नाम दिया था। हम आमतौर पर मानते हैं कि अगर कोई 20 साल से कोई काम कर रहा है तो वो खुद ब खुद विशेषज्ञ बन जाएगा। हाँ, अनुभव को हम विशेषज्ञता मान लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन केवल अनुभव का मतलब विशेषज्ञता नहीं होता। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। मतलब अगर मैं रोज 2 घंटे टेनिस खेल रही हूँ पिछले 10 साल से, तो मैं सेरेना विलियम्स जैसी बेहतर क्यों नहीं बन रही? क्योंकि आप जो कर रही हैं वो या तो प्ले है यानी सिर्फ खेल, या फिर वर्क है यानी काम। जब हम मजा लेने के लिए खेलते हैं तो हम बस अपनी ताकत वाले शॉट्स मारते हैं, उसमें कोई संरचना नहीं होती। सही बात है। और जब हम सिर्फ काम कर रहे होते हैं, जैसे कोई 20 साल से एक ही तरह की अकाउंटिंग कर रहा है, तो वो एक ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, नया कुछ नहीं सीखता। डेलिब्रेट प्रैक्टिस इन दोनों से पूरी तरह अलग है। मतलब इसमें मजा नहीं आता? बिल्कुल नहीं, ये मजेदार नहीं होती, ये एक बेहद संरचित गतिविधि है। क्या हम इसे किसी ठोस उदाहरण से समझ सकते हैं? जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि ये डेलिब्रेट प्रैक्टिस असल में दिखती कैसी है। जरूर। एरिक्सन ने बर्लिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक के वायलिन वादकों का अध्ययन किया था। जो सबसे बेहतरीन वायलिन वादक थे, वे सिर्फ ज्यादा समय तक नहीं बजा रहे थे। उनका अभ्यास करने का तरीका बहुत दर्दनाक था। दर्दनाक? हाँ, डेलिब्रेट प्रैक्टिस में आप एक वायलिन पीस को उठाते हैं, लेकिन उसे पूरा बजाने के बजाय आप केवल उस 10 सेकंड के हिस्से को चुनते हैं जहां आपकी उंगलियां फिसलती हैं। ओहो। और फिर आप एक शिक्षक या कोच की देखरेख में उस 10 सेकंड के हिस्से को बार बार बहुत धीमी गति से बजाते हैं। शिक्षक हर बार फीडबैक देता है, आप अपनी गलती का तुरंत विश्लेषण करते हैं और सुधारते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य वर्तमान प्रदर्शन की सीमाओं को तोड़ना होता है। बाप रे, यानी ये शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर पूरी तरह से निचोड़ देने वाली प्रक्रिया है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस तरह की डेलिब्रेट प्रैक्टिस किसी भी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महारत हासिल करने के लिए कम से कम 10 साल तक करनी पड़ती है। हाँ, जो 10,000 घंटे वाला नियम मशहूर हुआ था वो यहीं से आया था। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। अगर ये अभ्यास इतना ज्यादा थका देने वाला है और इसमें जरा भी मजा नहीं आता, तो एक इंसान का दिमाग इसे 10 साल तक बर्दाश्त कैसे करता है? लोग इसे बीच में छोड़ क्यों नहीं देते? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। एरिक्सन ने इस चुनौती को प्रयास और प्रेरणा की बाधाओं के रूप में परिभाषित किया है। ये एक कड़वा सच है कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस स्वाभाविक रूप से अंदर से प्रेरित करने वाली नहीं होती। मतलब कोई खुद से सुबह उठकर ये दर्द नहीं सहना चाहता? बिल्कुल। शुरुआत में जब कोई बच्चा वायलिन या शतरंज सीखता है तो प्रेरणा बाहरी होती है। माता पिता या कोच एक कठोर रूटीन बनाते हैं, लेकिन एक दशक तक इसे बनाए रखने के लिए यह व्यक्ति की पहचान का हिस्सा बन जाना चाहिए। और क्या वे 10 साल तक रोजाना 8 या 10 घंटे यही निचोड़ देने वाला अभ्यास करते हैं? अरे बिल्कुल नहीं। एफर्ट कंस्ट्रेंट यानी प्रयास की सीमा यही लागू होती है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस में इतनी तीव्र एकाग्रता की आवश्यकता होती है कि इंसान का दिमाग इसे लंबे समय तक नहीं झेल सकता। तो वे दिन में कितनी देर अभ्यास करते हैं? बर्लिन एकेडमी के जो सबसे बेहतरीन संगीतकार थे, वो दिन में औसतन केवल 3.5 से 4 घंटे ही असली डेलिब्रेट प्रैक्टिस कर रहे थे। सिर्फ 4 घंटे? हाँ, और वे इसे भी छोटे छोटे सेशंस में बांटते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि बेहतरीन परफॉर्मर्स औसत परफॉर्मर्स की तुलना में ज्यादा सोते थे और दिन में नैप यानी झपकी भी लेते थे। मतलब आराम करना कोई आलस नहीं है? एकदम नहीं। एलीट परफॉर्मर्स के लिए रिकवरी कोई विलासिता नहीं है। ये उनके अभ्यास का ही एक अनिवार्य हिस्सा है ताकि वो बर्नआउट से बच सके। यहाँ से मुझे एक बहुत ही गहरी बात समझ आ रही है। अगर आपको 10 साल तक डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी है तो केवल इच्छा शक्ति के भरोसे काम नहीं चल सकता। बिल्कुल। ये सिर्फ सुबह उठकर खुद को धकेलने की बात नहीं है। इसके लिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो व्यक्ति को हर दिन ऊर्जा दे सके और बर्नआउट से बचा सके। और यहीं ब्रेंडन बर्चर्ड की रिसर्च इस चर्चा में एक नई परत जोड़ती है। सही कहा। बर्चर्ड की किताब हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स
हमें बताती है कि लंबी रेस का घोड़ा कैसे बना जाता है। उन्होंने दुनिया भर के हजारों हाई परफॉर्मर्स का डेटा लिया और पाया कि उच्च प्रदर्शन कोई पैदाइशी गुण नहीं है, ये लगातार अपनाई जाने वाली आदतों का परिणाम है। हमारे इन स्रोतों में कई आदतों का जिक्र है, लेकिन इस संदर्भ में मुझे 3 सबसे अहम लगती हैं। स्पष्टता खोजना यानी सीक क्लैरिटी, ऊर्जा पैदा करना यानी जनरेट एनर्जी, और अनिवार्यता बढ़ाना जिसे रेज नेसेसिटी कहते हैं। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं इसे एक एनालॉजी से समझाना चाहूंगी। चलिए एक हाई परफॉर्मेंस सर्वर या सुपर कंप्यूटर की कल्पना करते हैं। ठीक है। इस सुपर कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है? तो देखिए, आपके पास बहुत ही उन्नत सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर हो सकता है, जिसे हम डेलिबरेट प्रैक्टिस से मिली स्किल्स कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उस सर्वर का कूलिंग सिस्टम और पावर सप्लाई ठीक नहीं है तो क्या होगा? अगर आप थर्मल लोड को मैनेज नहीं करेंगे, यानी अपनी रोजमर्रा की ऊर्जा का ध्यान नहीं रखेंगे, जनरेट एनर्जी, हाँ, और बैकग्राउंड में चल रहे सैकड़ों बेकार प्रोग्राम्स को बंद करके प्रोसेसर को फ्री नहीं करेंगे, जिसे हम स्पष्टता खोजना कह सकते हैं, तो वो सिस्टम अंततः गर्म होके क्रैश हो जाएगा, चाहे वो कितना भी महंगा सर्वर क्यों ना हो। वाह, ये डेलिबरेट प्रैक्टिस और उच्च प्रदर्शन की आदतों के बीच के रिश्ते को समझने का एक बहुत ही स्पष्ट तरीका है। हाई परफॉर्मर्स अपने शरीर और दिमाग को उसी सर्वर की तरह मैनेज करते हैं। वे केवल एक बार स्पष्टता तय करके नहीं बैठ जाते। बर्चर्ड बताते हैं कि वो हर नए काम, हर मीटिंग से पहले खुद से पूछते हैं कि मुझे यहाँ किस तरह का व्यक्ति बनना है। वे अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को सक्रिय रूप से चार्ज करते हैं। लेकिन इन सब में एक आदत ऐसी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, जो डेलिब्रेट प्रैक्टिस की उस उबाऊ प्रक्रिया के लिए सबसे बड़ा ईंधन बनती है, और वो है अनिवार्यता बढ़ाना। ये थोड़ा अजीब लगता है। अजीब क्यों? मतलब अनिवार्यता बढ़ाने का क्या अर्थ है? क्या वे जानबूझकर खुद पर दबाव बनाते हैं? एक तरह से हाँ। इसका मतलब है खुद को एक ऐसी स्थिति में डालना जहां बेहतरीन प्रदर्शन करना केवल एक विकल्प न रहे, बल्कि एक सख्त जरूरत बन जाए। ये जरूरत दो तरफ से आ सकती है। पहली आंतरिक जरूरत होती है, जब व्यक्ति अपने काम को अपनी पहचान से इतनी गहराई से जोड़ लेता है कि औसत दर्जे का काम करना उसे व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंचाता है। और दूसरी बाहरी जरूरत होती है, जब दूसरों की उम्मीदें, कोई सख्त समय सीमा या कोई बड़ी जिम्मेदारी दांव पर हो। जब असफल होने का विकल्प ही मेज से हटा दिया जाता है, तब वो मनोवैज्ञानिक आग पैदा होती है जो व्यक्ति को दिन के उन 4 घंटों की दर्दनाक डेलिब्रेट प्रैक्टिस से गुजरने की ताकत देती है। तो अब तक की तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि विशेषज्ञता हासिल करने के लिए डेलिबरेट प्रैक्टिस का एक शक्तिशाली इंजन चाहिए। सही। और उस इंजन को लगातार चलाने और बर्नआउट से बचाने के लिए हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स का एक बेहतरीन कूलिंग और पावर सिस्टम चाहिए। एकदम परफेक्ट। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या होगा अगर एक बहुत ही शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर पूरी ऊर्जा के साथ गलत डेटा प्रोसेस कर रहा हो? तब आप सिर्फ बहुत तेजी से गलत नतीजे की तरफ बढ़ रहे होंगे। गति और वेग यानी स्पीड और वेलोसिटी के बीच का अंतर यही है। इसे थोड़ा और समझाइए। गति का मतलब है आप कितनी तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन वेग का मतलब है दिशा के साथ गति। और यहीं पर मानसिक प्रतिरूप यानी मेंटल मॉडल्स की अवधारणा सामने आती है। मेंटल मॉडल्स को हम दुनिया की जटिलताओं को समझने और सही निर्णय लेने के शॉर्टकट मान सकते हैं ना? बिल्कुल। और इनमें से सबसे दिलचस्प और प्रसिद्ध है पारेतो सिद्धांत, जिसे हम 80-20 रूल भी कहते हैं। हाँ, पारेतो सिद्धांत कहता है कि किसी भी प्रणाली में लगभग 80% परिणाम केवल 20% कारणों या प्रयासों से आते हैं। जैसे व्यापार में। हाँ, व्यापार में 80% मुनाफा अक्सर 20% ग्राहकों से आता है। इसी तरह किसी भी कौशल को सीखने में आपके 80% परिणाम आपके द्वारा किए गए केवल 20% विशेष प्रकार के अभ्यास से आते हैं। इसके अलावा मेंटल मॉडल्स में बॉटलनेक्स और लेवरेज जैसी अवधारणाएं भी हैं। बॉटलनेक किसी सिस्टम का वो सबसे संकरा हिस्सा है जो पूरे काम को धीमा कर देता है, और लेवरेज वो बिंदु है जहां थोड़ा सा प्रयास बहुत बड़ा असर डालता है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? एक तरफ हमारे शोधकर्ता एरिक्सन कह रहे हैं कि महारत के लिए 10 साल या 10,000 घंटे की बेहद थका देने वाली डेलिब्रेट प्रैक्टिस की दरकार है। इसका मतलब है बेशुमार मेहनत। हाँ। और दूसरी तरफ हम 80-20 रूल और लेवरेज की बात कर रहे हैं,
जो कम प्रयास में बड़े नतीजे हासिल करने का रास्ता दिखाते हैं। क्या ये दोनों बातें आपस में टकरा नहीं रही? मतलब क्या हम 10 साल की मेहनत की बात करते करते अचानक कोई शॉर्टकट ढूंढने लगे? सतही तौर पर देखने में ये विरोधाभासी लगता जरूर है, लेकिन असल में डेटा यही दिखाता है कि ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? इसे ऐसे समझिए, 10 साल की डेलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके हर चीज का अभ्यास करते रहें। वो डेलिबरेट प्रैक्टिस असल में आपके पूरे प्रयास का वो 20% हिस्सा है जो 80% परिणाम लाता है। अगर हम इसे एक टेनिस खिलाड़ी के उदाहरण से समझें तो ये कैसे काम करेगा? मान लीजिए एक टेनिस खिलाड़ी रोज 5 घंटे सिर्फ बॉल को कोर्ट के उस पार मार रहा है। वो पसीना बहा रहा है, थक रहा है, ये उसकी 80% मेहनत है, लेकिन इसका परिणाम बहुत कम आ रहा है। एक एलीट खिलाड़ी ऐसा नहीं करेगा। वो इन्वर्जन नामक एक मेंटल मॉडल का उपयोग करेगा। और तब उसे पता चलेगा कि उसका बैकहैंड शॉट ही सबसे कमजोर है। ठीक, उसका बैकहैंड शॉट ही उसका बॉटलनेक है। अब वो खिलाड़ी क्या करेगा? वो अपनी 10 साल की डेलिबरेट प्रैक्टिस के रोजमर्रा के 4 घंटों को केवल उस बैकहैंड को सुधारने में लगाएगा। समझ गई। वो पूरे खेल का अभ्यास नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उस 20% हिस्से पर अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा केंद्रित कर रहा है, जो उसके प्रदर्शन को 80% तक सुधार देगा। यानी 80-20 रूल और मेंटल मॉडल्स हमें ये बताते हैं कि हमें अपनी डेलिबरेट प्रैक्टिस की लेजर बीम को फोकस कहाँ करना है। दिशा और गहन प्रयास का यही वो संगम है जो किसी को विश्व स्तर का बनाता है। पारेटो सिद्धांत आपको बताता है कि किस कौशल पर प्रहार करना है, और डेलिबरेट प्रैक्टिस आपको वो तरीका देती है जिससे आप उस कौशल को भेज सके। बिना दिशा के अभ्यास सिर्फ मजदूरी है, और बिना अभ्यास के सही दिशा जानना सिर्फ एक कोरा ज्ञान है। वाओ! इन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद जो तस्वीर उभरती है वो बहुत ही स्पष्ट और सशक्त है। हमने ये स्थापित किया कि सिर्फ ग्रिट या खोखले जुनून से शुरुआत करना काफी नहीं है, बल्कि उसके पीछे एरिक्सन की बताई डेलिबरेट प्रैक्टिस का एक कठोर ढांचा होना चाहिए। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि उस दर्दनाक अभ्यास को सालों तक खींचने के लिए बर्चर्ड की हाई परफॉर्मेंस हैबिट से रोजाना ऊर्जा पैदा करनी होती है, और अंत में मेंटल मॉडल्स और 80-20 रूल के जरिए उन प्रयासों को सटीक दिशा देनी होती है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किसी जादू या रहस्य पर निर्भर नहीं है। ये एक ऐसा व्यवस्थित ढांचा है जिसे समझा जा सकता है और जिसे कोई भी अपने जीवन में उतार सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही रोचक हो जाती है। अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखें, चाहे वो बर्लिन एकेडमी के वायलिन वादक हों, डकवर्थ के कैडेट्स हों या बर्चर्ड के हाई परफॉर्मर्स हों, तो इन हजारों पन्नों के शोध में कहीं भी यह नहीं लिखा कि विश्व स्तर का बनने के लिए आपके पास एक खास जेनेटिक कोड होना चाहिए। हाँ, ये सच है। मतलब कहीं भी किसी मोजार्ट जीन या जन्मजात टैलेंट का जिक्र नहीं है। आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की सबसे बड़ी खोज है। दशकों तक ये माना जाता था कि प्रतिभा जन्मजात होती है, लेकिन विज्ञान अब हमें बता रहा है कि इंसान का दिमाग और शरीर दोनों ही असाधारण रूप से अनुकूलन करने में माहिर हैं। एडैप्टेशन। हाँ, अनुकूलन। डेलिबरेट प्रैक्टिस इसी अनुकूलन की प्रक्रिया को तेज करती है। ये दिमाग की न्यूरल वायरिंग को बदल देती है। अगर सही संरचना, सही फीडबैक और सही ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए तो इंसान की क्षमता की जो ऊपरी सीमा है वो हमारे सोच से कहीं अधिक है। अगर ऐसा है, मतलब अगर सफलता और महारत पूरी तरह से उन सिस्टम, आदतों और रणनीतियों का परिणाम है जिन्हें अपनाया जा सकता है, तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके सामने एक बहुत ही चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर ये सिर्फ जीन का खेल नहीं है तो हमें असल में पीछे कौन खींच रहा है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर सब कुछ हमारे अपने नियंत्रण में है तो हम सब अपने अपने क्षेत्र के मास्टर क्यों नहीं हैं? ये सोचने वाली बात है। मैं इस गहन चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी जो हमारे मेंटल मॉडल्स के स्रोत से ही आता है। एक अवधारणा है इकोसिस्टम या पर्यावरण की। कोई भी व्यक्ति शून्य में रहकर अभ्यास नहीं करता। बिल्कुल नहीं। हमारा व्यवहार, हमारी ऊर्जा और सबसे अहम डेलिबरेट प्रैक्टिस की उस गहरी एकाग्रता में जाने की हमारी क्षमता, ये सब हमारे आसपास के पर्यावरण से तय होती हैं। सही बात है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान की सबसे बड़ी रुकावट उसकी प्रतिभा की कमी या उसका ग्रिट न हो? जरा सोचिए,
जिस तरह हम हमेशा खुद के अंदर कमियां ढूंढते हैं, खुद को कोसते हैं कि मुझ में ही लगन नहीं है, जबकि समस्या बाहर हो सकती है। हाँ, शायद हमें अपना ध्यान खुद से हटाकर अपने पर्यावरण पर केंद्रित करना चाहिए। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो खुद से पूछें, क्या आप ऐसे लोगों और ऐसे माहौल से घिरे हैं जो फीडबैक देते हैं और गहरी एकाग्रता का सम्मान करते हैं? या आपका रोजमर्रा का पर्यावरण ही विकर्षणों से भरा है? क्या आपका अपना इकोसिस्टम ही आपका सबसे बड़ा बॉटलनेक बन गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना सही पर्यावरण के 10 साल तो क्या 10 दिन भी डिलिबरेट प्रैक्टिस करना असंभव है। तो अगली बार जब कोई अपने लक्ष्यों को हासिल करने में संघर्ष कर रहा हो तो खुद पर संदेह करने से पहले अपने आसपास के माहौल का ऑडिट जरूर करें। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इन अवधारणाओं पर विचार करें, अपने सिस्टम को सुधारें और सीखते रहें।